गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है यूथ इंडिया चैनल पे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो हमारा चैनल है इसमें हम आपको आपके ही इंटरेस्ट की काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं लौट कर अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और आपका सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा हमने प्रीएम्बल पढ़ा। प्रीएम्बल में कुछ चीज़ें जो थी आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी। इसके अलावा आज जो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, यानी हमारे मौलिक अधिकार। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए आएँ, और कई सारे एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपके पास आएँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सारे वीडियोस देते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट थोड़ा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को बस इतना सा थोड़ा काम करना है। खैर, इसके अलावा अब हम अपने फंडामेंटल टॉपिक्स पर वापस आते हैं। उस दिन हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल है उसमें हमने एक पॉइंट गड़बड़ कर दिया था, तो वो मेरी गलती है, ठीक है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। एक छोटी सी मिस्टेक है, बस उसको देख लीजिए ध्यान से। जो प्रीएम्बल इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, और एक जो है अडॉप्ट हुआ, ठीक है। तो अडॉप्ट वाले में जो थी गड़बड़ हो गई थी। ये इम्प्लीमेंट हुआ है 26 नवंबर 1950, और अडॉप्ट कब हुआ है 26 जैन 1950, ठीक है। ये 0 है, 6 नहीं है, ठीक है, 0 है। तो बस इतनी सी उस दिन गड़बड़ हो गई थी क्लास में, तो आज आप इसको देख लीजिए। एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। अगेन आई एम वेरी सॉरी टू यू। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे, इवन आप एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, तो वो फंडामेंटल राइट्स के ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। मैंने आपको उस दिन की क्लास में भी बताया था, आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमें सारे के सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने। हमें आर्टिकल्स सिर्फ लिमिटेड ही याद करने हैं और यही आएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि कंटेंट बहुत सारा है पढ़ने को, लेकिन हमें सारा नहीं पढ़ना, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। एग्जाम का पैटर्न समझिए, उसका लेवल समझिए, कितने लेवल तक क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके हिसाब से ही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। और मोस्ट प्रोबेबल यू है मॉक टेस्ट लगाइए। कोई भी आप सब्जेक्टिव, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्टिव टॉपिक किया, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक के जरूर लगाइए, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी अच्छी पकड़ हुई है। अब तक हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो आप लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके अलावा आप प्रीएम्बल के क्वेश्चन लगाइए। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट। उस दिन प्रीएम्बल का कुछ टॉपिक जो था हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, ठीक है। तो अगला जो वीडियो है उसमें हम प्रीएम्बल के जो बचा हुआ टॉपिक है उसको, और प्लस डीपीएसपी को कवर करेंगे, ठीक है। डीपीएसपी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ, ठीक है। उसमें और इसमें अंतर ये है कि इसके लिए इसके वॉयलेट होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसके वॉयलेट होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो हम उस क्लास में बताएंगे। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये संविधान ने हमको दिए हुए हैं। क्यों? अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, हर इंसान को इक्वालिटी का भाव मिले, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें कई सारे राइट मिले हुए हैं। अगर इन राइट्स का हनन होता है तो हम अपने इस राइट के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आज हम वो भी पढ़ेंगे कि हम किस आर्टिकल के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारा किसी भी मौलिक अधिकार का जो है हनन होगा। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें संविधान ने दिए हैं, और इसे फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा कोई इम्पोर्टेंट मतलब मैग्ना कार्टा क्यों बोला गया है? क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों का ही राज था हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ अंग्रेजों का ही राज था,
और मैग्ना कार्टा एक बेसिकली पेपर था, तो उस पर जो थे कुछ राइट्स लिखे हुए थे, जिसको जो वहाँ की मोनार्की थी या वहाँ पर जो भी सेटअप जो था वहाँ पे आपका इंग्लैंड में, उसके हिसाब से इसी पेपर पर जो रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए थे वो लोग उसको फॉलो करते थे। तो हमारे यहाँ भी आया, ठीक है, संविधान आया, हमारे यहाँ भी कुछ राइट्स आए, तो फिर हमने उसको, इन फंडामेंटल राइट्स को हमने मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोल दिया, ठीक है। तो हमने इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज सुनिए जो डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है कि फंडामेंटल राइट किस में आता है। फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये पार्ट 3 है आपका। इसके अलावा 12 to 35 आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह है, पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है कि सिटीजनशिप हमको कैसे मिलेगी, सिटीजनशिप हमारी कैसे टर्मिनेट होगी। सिटीजनशिप पर भी हम जो है अलग से एक टॉपिक लाएंगे, फिलहाल हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। एक एक फंडामेंटल राइट रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे पूछेंगे। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, 4 ऑप्शन होंगे, बिल्कुल आर्टिकल ये तो रटना ही है। ओके, तो 12 से 35 तक हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। और इसके अलावा ये लिया कहाँ से गया है, मेन चीज यही है कि लिया कहाँ से गया है। तो ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, 12 to 35 आर्टिकल्स के अंदर ये हैं, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया गया है। इतनी चीज होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, अब हम एक एक आर्टिकल को यहाँ से उठाएंगे, इसको स्टडी करेंगे कि क्या है। अब देखिए, अगर हम ओरिजिनली देखें तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे मतलब अब नहीं है, अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हो गए, नाउ 6। तो यानी कोई एक ना एक फंडामेंटल राइट हटा होगा। तो सबसे पहले हम एक एक राइट को पढ़ते हैं कि कौन सा राइट है, ठीक है। पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, ये है आपका 14 to 18। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, ये है आपका 19 to 22। तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कौन कौन सी हैं, 23 to 24। चौथा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये कहां से कहां तक, 25 to 28। फिफ्थ है देन आपका राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, कहां से कहां तक है ये, 29 to 30, ठीक है। और 6 फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने कहा था कि मैम 7 थे 6 हो गए, तो ये अब हमारे ओरिजिनली अब जो हैं अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, यानी समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम आपसे कह रहा है 19 to 22, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है जैसे किसी को बर्बाद करना, किसी के अधिकार छीनकर आप उसको बिल्कुल ही मतलब डिट्रॉयट कर रहे हैं, एकदम उसको बेकार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं किसी की लाइफ को आप, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को बेच दिया, बच्चों से जब जबरदस्ती सिग्नल वगैरह पर भीख वगैरह मंगवाते हैं, तो ये भी ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के केसेस आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए संविधान की तरफ से हर बच्चे को जो है अधिकार प्राप्त है। आपका चाइल्ड लेबरिंग जो होती है, ठीक है, उसमें भी कई सारी कंडीशन है, ठीक है, पढ़ेंगे हम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी आप धर्म को अपनाइए, कोई पाबंदी नहीं। कल्चरल राइट एंड एजुकेशन राइट्स 29 से 30 तक इसके बारे में दिया हुआ है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखिए, अगर रेमेडी का मतलब देखा जाए तो उसका मतलब उपचार होता है, ठीक है। रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार होता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला गया है इसे, तो अब देखेंगे आगे क्यों बोला गया है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपका किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन हो जाए, किसी भी आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है, फंडामेंटल राइट सॉरी, उस वायलेट हो जाए वो, उसके लिए आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर कई सारे बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट लगा दिया था, जबकि क्योंकि बच्चों ने ज़्यादातर आर्टिकल 32 ही पढ़ा है, ठीक है, तो 32 के थ्रू अच्छा सुप्रीम कोर्ट ही मारे हैं, जबकि आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के वॉलेट होने पर, ठीक है। तो उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पर थोड़ा जोर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के बारे में बताया नहीं, लेकिन मैं नीचे यहाँ पर लिखवा देती हूँ, आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि आपने 7 बताया था, 6 कैसे हो गया। अब उस 7वें राइट की हम बात करेंगे जो कि हट चुका है, लेकिन वो हटा नहीं है, अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन राइट अभी भी है, ठीक है। वो था आपका आर्टिकल 6 राइट टू प्रॉपर्टी। आपका राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये एक लीगल राइट है, ये हटा कैसे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे हटा दिया गया, ठीक है। अभी ये क्या है, अभी किसके अंदर आता है, लीगल राइट है, आर्टिकल 300 ए, अभी आर्टिकल 300 ए के अंदर आता है, और पार्ट 12, ठीक है, पार्ट 12 के अंदर ये आता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, यही वो राइट था जो कि आपका हटाया गया है। अब ये एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300 ए के अंदर आता है, पार्ट 12 के अंदर, और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसे फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी बन सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा राइट हटाया गया है, तो राइट टू प्रॉपर्टी ही है आपका, जो फंडामेंटल राइट से हटाया गया है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू explain as much as I can. Okay, so just be focused and careful whatever I taught to you. तो अब तक तो हमने अपने ये इतने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। अब एक राइट और है आपका, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपका कौन सा आ रहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आपका राइट टू वोट हो गया, ठीक है। और एक जो था आपका पार्लियामेंट्री लॉ था, जिसमें आपका कौन सा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में इसको पास किया गया था। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई तो पहले जो था बताया नहीं जाता था। अब आपको अगर लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या आपको कुछ भी तरह का सस्पेक्ट है तो आप आरटीआई लगा दीजिए। आप किसी भी ऑफिसर को आरटीआई लगाकर उस पर्टिकुलर लॉ के, उस गवर्नमेंट के पर्टिकुलर लॉ के बारे में आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये सस्पेक्ट है, तो वो ऑफिसर को आरटीआई के थ्रू आपको जवाब देना ही होगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट का लॉ है और इसके थ्रू ये होता है, तो मतलब जो भी आपका सस्पेक्ट है आप उसे दूर कर सकते हो। ये हमारा पार्लियामेंट्री लॉ हो गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, हम नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिए, ये जस्टिसिएबल है। ये क्या है, जस्टिसिएबल है। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड सो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। तो ये जस्टिसिएबल है, मतलब इनका हनन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी वाले राइट हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप उसमें कहें कि इसमें तो ये लिखा हुआ है और उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं तो वो नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन इनको अगर आपका इनका ये कोई भी अधिकार जो है आपका हनन हो जाए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, ना हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपना केस जो है फाइल कर दीजिए, जो भी है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात क्या है कि इसमें कुछ नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, लेकिन स्टेट के लिए है। जैसे मान के चलिए सरकार कोई कानून बना रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उनके एक्सेप्शन मिले हुए हैं। यानी कोई भी लॉ बनाए, कोई भी कानून बनाए तो वो इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता कि उसमें जो है किसी का कोई भी पब्लिक है उनका जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में ना रखा जाए। लोगों की जन भावना जो है, लोगों की फीलिंग्स जो है वो आहत नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं थोड़े से शब्दों में कहूँ तो लोगों को ध्यान में ही रख के बनाने पड़ेंगे, लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने लोगों की बात नहीं सुनी और अपने हिसाब से कोई भी कानून निकाल दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स्टेट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप अपने राइट्स को फुली एंजॉय करेंगे। स्टेट के लिए लेकिन नेगेटिव ऑब्लिगेशन आता है, क्योंकि स्टेट के लिए क्या आता है, उसमें कई सारे वर्ड्स आते हैं ना, कांट डू समथिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसा होता है ना कि आप ये नहीं कि अगर आप जैसे आपकी सरकार है तो आप कुछ भी करो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको वही करना होगा जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट आप कोई भी नियम कायदा कानून नहीं बना सकते। तो ये तो आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा क्या है फंडामेंटल राइट्स में आपका, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा है आपका सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंडेड रहेंगे। इमरजेंसी के दौरान ये आपके राइट्स जो हैं सस्पेंडेड रहते हैं। आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं इमरजेंसी के दौरान जो हैं सस्पेंडेड हो जाते हैं। और 20 और 21 ही जो है आपका गारंटीड रहेगा, बस 20 और 21 ही आपका गारंटीड रहेगा। इसके अलावा 19 जो है, 19 वाला राइट जो है वो सस्पेंडेड होगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। वॉर एग्रीगेशन जब हो जाएगा उसके टाइम पर 19 वाला राइट सस्पेंशन हो जाएगा और नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो 20 और 21 तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके सस्पेंडेड हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये आपका नेशनल इमरजेंसी वाला था। आपके फंडामेंटल राइट जो है कब सस्पेंडेड हो जाएंगे, इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंडेड हो जाएंगे बिना कुछ कहे। आप अगर जैसे मान के चलिए आर्मी रूल लग गया है, कुछ भी लग गया, तो पकड़ के आप जो है जेल में ठूस दिए जाओगे। आपसे आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा तो अधिकार है, कुछ नहीं बोल सकते आप। पुलिस का जो मन है वो ऐसे करेगी, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो चुके हैं। उस समय वही काम किया जाएगा जो नेशनल के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। इसके अलावा अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं। कौन लोगों को नहीं मिलते हैं? फंडामेंटल राइट्स के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। उस एक्सेप्शन में कौन से लोग आते हैं? आपके आर्म्ड के लोग, ठीक है, आर्मी के लोग, ठीक है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना आपकी, ये लोग, इनको सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले होते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको भी नहीं मिले होते हैं सारे अधिकार, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्म्ड फोर्सेस वगैरह होते हैं, इन लोगों को सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये इसका नेचर है। अब हम एक एक करके राइट को पढ़ते हैं। पहला हमारा राइट कौन सा था? पहला फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहाँ तक था? 14 to 18। अब देखिए 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान के चलिए आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो उसमें आपको आपकी बात रखने का अधिकार दिया जाएगा। तो यही है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ, कानून की नज़रों में सब समान है। आपको इवन आपने उसमें देखा होगा कि जैसे जो क्रिमिनल होते हैं, आपने कोर्ट वगैरह में देखा होगा कि वो लोग भी अपना केस लड़ते हैं, यानी उनको भी मौका दिया जाता है। हो सकता है कि उन्होंने क्राइम किस कंडीशन में किया हो सकता है उन्होंने क्राइम जो है सेल्फ डिफेंस के लिए किया हो, तो कोर्ट उनको मौका देता है। क्योंकि क्राइम होना अलग बात है, क्राइम किस कंडीशन में किया गया है वो एक उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो अब ऐसे तो मान के चलिए कि कंडीशन वैसी नहीं थी और कोई क्रिमिनल साबित हो गया तो उसको तो सजा हो जाएगी। तो ये भी जो है ह्यूमैनिटी में नहीं आता। मतलब हमें मानवता का भी ध्यान रखना होगा ना। कई सारे लोग अगर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्राइम किया हो और अगर लेकिन कानून की वजह से वो क्रिमिनल साबित हो जाए तो फिर ये मानवता का हनन है, ठीक है। तो इसीलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रावधान आया, यानी अगर क्राइम किया भी है तो आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा कि आपने किस कंडीशन में किया, क्या वजह थी, क्या आपने अपना सेल्फ डिफेंस में किया, ये सब आप बताओगे। 15 है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, इसके बेस पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। किसी के धर्म के आधार पर, किसी की कास्ट के आधार पर, किसी के जेंडर के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ भी। ये भी संविधान की तरफ से अधिकार मिला हुआ है। अब देखिए जेंडर, आप कहोगे जेंडर पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? जेंडर के बेस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मेल है उनको ज़्यादा सैलरी कहीं कहीं ऑफर करते हैं और फीमेल है तो उसको कम सैलरी ऑफर करते हैं। काम सेम है, उतने ही घंटे करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेंडर बायसनेस की वजह से इक्वल पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर। तो इसके लिए भी आपको संविधान से अधिकार प्राप्त है। अब आपका 16 है अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
अब देखिए आर्टिकल 16 आपको क्या कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप कोई भी नौकरी करिए, ठीक है, तो उसमें आपको कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पर, किसी भी बेस पर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए मना नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा है कि बहुत से मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, छोटी फैमिली के लोग काफ़ी हायर पोस्ट तक गए हैं। तो कैसे पहुंच गए वो? संविधान की तरफ से हमें अधिकार प्राप्त है। संविधान में जो गिवन है उसमें गिवन है इक्वलिटी वो लोग कैसे लाए, ठीक है। तो जो इक्वलिटी वो लोग लाए, उन्होंने मेरिट बेस्ड का प्रावधान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी नौकरी के लिए अगर कोई भी इंसान जो है, हमें देखना है कि सूटेबल है या नहीं, या इसको मिलनी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए वो मेरिट बेस्ड जो है लॉ ले आए हैं। यानी मेरिट लाइए, उसके बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं उसमें, ये है। तो 17 में है आपका एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पर क्वेश्चन आया है आपका, इनमें से 17 है, 16 है, 15 है, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है। तो एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। जो पहले क्या था आपका, अनटचेबिलिटी की पहले प्रैक्टिस होती थी ना कि लोअर कास्ट के लोगों को छूने नहीं देंगे, या फिर उनको काफ़ी सारे जो उनके नियम थे छीने जाते थे कि इस पानी नहीं पी सकते, आप यहाँ नहीं आ सकते। उनके एजुकेशन राइट्स भी काफ़ी सारे छीने हुए थे, ठीक है। सोशली उनकी कोई इज्जत नहीं थी, मतलब उनकी कोई डिग्निटी भरी लाइफ नहीं थी। तो उसके लिए अनटचेबिलिटी का जो है प्रावधान लाया गया है। अगर ये अबॉलिश्ड है यानी अब बिल्कुल मना है, इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस भी बैन है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो, या फिर अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट करी, तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर डायरेक्ट हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। इसके अलावा आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, ठीक है। आप किसी भी तरह का कोई टाइटल नहीं ले सकते। अब टाइटल का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर, तो जब अंग्रेजों का शासन था, तो जैसे मान के चलिए वो किसी से खुश हो गए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से वो खुश थे, तो उन्होंने उनको आई थॉट सर नाइटिंगेल का जो था टाइटल दिया था, जिसको उन्होंने वापस कर दिया था किसी मूवमेंट के दौरान। तो पहले जो अंग्रेज होते थे ना, वो अपने नाम के लॉर्ड, सर इस टाइप से लगा लेते थे, ये टाइटल्स ही तो होते थे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की आज़ादी के बाद आप ऐसा किसी भी तरीके का कोई टाइटल जो है नहीं लगा सकते हो। बस टाइटल आपका अगर मिलिट्री का है या एकेडमिक्स का है तो आप लगा सकते हो। जैसे एकेडमिक्स, मतलब एकेडमिक्स क्या होता है, पढ़ाई लिखाई। जैसे डॉक्टर लगा सकते हो आप, ठीक है। प्रोफेसर आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, इसके अलावा इसके लिए थोड़ी मना है, ठीक है। मिलिट्री के टाइटल जैसे कैप्टन, मेजर, नाम के आगे लगा देते ना, मेजर, कैप्टन, कर्नल, इस टाइप से नाम लेके बोलते हैं। वहाँ तो बड़ा ही कॉमन है, यही डायरेक्ट बोले जाते हैं, कैप्टन दिस, कैप्टन मेजर दिस, या कर्नल दिस, ठीक है। तो ये मिलिट्री और एकेडमिक्स के टाइटल चल सकते हैं आपके। लेकिन इसके अलावा कोई और टाइटल, फॉरेन टाइटल की अगर हम बात करें तो वो आप नहीं लगा सकते हो। ओके, ये आपका राइट टू इक्वालिटी था। अब हम आएंगे इसको हटा देते, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है आपका 1922। अब देखिए, जो आपका आर्टिकल 19 है वो क्या कहता है आपको, राइट टू असेंबली, एसोसिएशन, इसमें 6 हैं आपके। मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। तो ये आपका राइट टू फ्रीडम के तहत आपको ये 5 चीजें मिली हुई हैं। इसके अलावा है आपका 20 जो है
क्या कहता है आपको? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफेंस। ट्वेंटी वन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। और 21A में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बेसिक लेवल की जो पढ़ाई होगी आपकी, प्राइमरी लेवल की, वो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, 5th तक आप कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपके राइट टू फ्रीडम के थ्रू हो गए। कौन कौन से? राइट टू असेंबली, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो कहीं भी, जैसे आपको किसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई गवर्नमेंट का लॉ जो है पसंद नहीं आया, तो आप फ्रीडम टू असेंबल यानी इकट्ठा होकर के उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एसोसिएशन, आप कोई भी यूनियन वगैरह फॉर्म कर सकते हैं अपने किसी भी अधिकार के लिए। ये आपको समझाने का अधिकार मिला होगा कि आप यूनियन बना लीजिए और किसी भी जो है लॉ का या किसी भी पॉलिसी का जो है विरोध कर सकते हैं, लेकिन सभी कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये सब करने का राइट दिया है तो आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना होगा। आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बाकी सारी फ्रीडम दे ही रहा है। राइट टू मूवमेंट, यानी आप कहीं पर भी जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आए, कहीं और रहिए, बिजनेस करना चाहते हैं, आप कहीं और की जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कहीं पर भी जाइए, घर बनाइए। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में था ना आपका, जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। अब ऐसा नहीं है, आप जाइए फ्रीली प्रॉपर्टी खरीदिए, घर बनाइए, कुछ भी करिए, नो प्रॉब्लम। आर्टिकल 370 के हटने से आप वहाँ पर भी राइट टू रेसिडेंस जो है लग गया है, पहले नहीं था, पहले नहीं था, इस बात को ध्यान रखिए, पहले नहीं थे जम्मू कश्मीर में ऐसा, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे वहाँ पे 370 लगने से पहले। लेकिन मतलब जब 370 था, अब हट गया है, तो आप वहाँ पर, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी है ना, तो आप वहाँ पर ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी हिस्से में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोफेशन, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको, कुछ भी करना है, एक्टिंग, मॉडलिंग, आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, एज मच वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर फ्रीली टू डू, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग राइट टू यू। 21 जो आपका आर्टिकल 20 है, क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन एंड ऑफेंस, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलिए, कन्वेक्शन मतलब जैसे आपको जेल हो गई, तो उसके लिए ऑफेंस मतलब आप जो है कह सकते हैं कि भाई किस बेस पर जो है हमको डाला जा रहा है जेल में, तो उसके लिए आप कानून से, मतलब कानून से आपको, अगर जैसे आपको जेल भी हो रही तो आपको कानून की तरफ से राइट मिले हुए हैं, ह्यूमैनिटी के राइट, मानवता के राइट, अमानवीय व्यवहार ना हो आपके साथ, और आपको ऐसा तो नहीं कि पनिशमेंट आपका जो क्राइम है उससे ज़्यादा मिल रही है, मतलब जितना लॉ में गिवन है उससे ज़्यादा आपको पनिशमेंट मिल रही है, या फिर जितना टाइम गिवन है उस टाइम पीरियड से ज़्यादा आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2-2 वर्ष सजा दी जा रही है, तो वो भी नहीं किया जा सकता। मतलब कानून में जितनी पनिशमेंट है उतनी ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, और लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपको अधिकार है, ठीक है, आपको पूरी पर्सनल लिबर्टी है, कुछ भी करिए, आपकी प्राइवेसी में किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यहाँ पे लाइफ की बात होती है तो लाइफ की सिंपल सा लाइफ को वर्ड मत समझिए, यहाँ पर डिग्निटी की बात हो रही है, यानी जीवन तो जीना है, लेकिन कैसा जीना है, डिग्निटी वाला जीवन, यानी सम्मानजनक जीवन जीना है आपको,
कोई भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कहीं कोई भेदभाव कर रहा है, कोई आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है कर रहा है। तो इसके लिए भी संविधान ने आपके नियमों को जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी मैंने आपको बताया था प्राइमरी तक की एजुकेशन बच्चों को फ्री मिली हुई है 6 to 14 ईयर तक। अभी किसके थ्रू आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कल पढ़ाया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में ये आया था आपका 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, पेरेंट्स अपने हर बच्चे को भेजें। 22 के थ्रू क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट और डिटेंशन मतलब जैसे आपको अरेस्ट किया गया, डिटेंशन किया गया, तो उसमें क्या है कि आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मुझे किस बेस पर जो है पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे एक वो बोलते हैं ना कि आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो वो जो वारंट होता है ना उसमें आपका लिखा होता है कि आपने ये किया है इसलिए आपको पकड़ा जा रहा है। वो एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट ही होता है आपका, जिसमें पर्टिकुलर आपका मेंशन होता है कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा 24 घंटे के पहले आपको डिस्ट्रिक्ट जो आपका मजिस्ट्रेट होता है वहाँ का, वहाँ आपके सामने आपको प्रेजेंट किया जाए ताकि वहाँ पे अपनी बात रख सकें और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा आपको जो जेल में नहीं रखा जा सकता। तो ये सब इसमें गिवन है। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। आपका डबल जीओ पार्टी का भी है। डबल जीओ पार्टी का मतलब क्या है सॉरी, कि किसी भी एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। जितना कानून में गिवन है उतनी ही सजा आपको दी जाएगी। तो ये आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए। डिटेंशन मतलब जेल में डाल देना, अरेस्ट मतलब पकड़ना। पकड़ना मतलब वो जो अरेस्ट पिक्चर में कर लेते हैं ना, हथकड़ी लगा देते थे, जस्ट लाइक दिस। अब है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा आर्टिकल है? 23 एंड 24। देखिए 23 तो जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब जैसे कहीं किसी जैसे छोटे छोटे बच्चे उनको उठा के कहीं बेच तो नहीं रहे हैं, ऐसे बेच देते हैं ना, जो तो ह्यूमन ट्रेड जिसे बोलते हैं। मानव का व्यापार जो होता है, जैसे या फिर बच्चों के बॉडी के पार्ट्स निकाल के बेच दिए आपके, ठीक है। या फिर बच्चों से भीख वगैरह मंगवाई जाती थी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उनको पकड़ लेते हैं और उनसे भीख वगैरह मंगवाते थे। तो ये सब ह्यूमन के राइट्स का हानि तो है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। ट्रैफिकिंग मतलब तो व्यापार, मानव का व्यापार जो हो रहा है आपका, ठीक है। बच्चों को बेच देते थे जो। और फोर्स्ड लेबर का मतलब जो है आपका भीख वगैरह मंगवाते हैं ना बच्चों से, तो वो आपका फोर्स्ड लेबर में ही आ जाता है, ठीक है। अभी 24 है आपका, वो क्या कह रहा है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यानी क्या? चाइल्ड लेबर वगैरह। लेकिन देखिए इसमें भी कंडीशन है कि आप किसी बच्चे से हाजार्डस प्लेसेस में काम तो बिल्कुल नहीं करवा सकते। जैसे आपने फिरोजाबाद में देखा होगा, चूड़ियाँ वगैरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर माइंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ऐसी हाजार्डियस जगह पे, यहाँ पे केमिकल्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा है या फिर डस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पर आप बच्चों को नहीं ले जा सकते। हालांकि नॉन हाजार्डियस जगह जो है, नॉन हाजार्डस प्लेस जो है, वहाँ पर आप बच्चों से काम करा सकते हो, उसमें भी रूल्स रेगुलेशन है आपके। तो यहाँ तो आप काम करवा सकते हो, लेकिन हाजार्डियस मतलब जितने भी खतरनाक जगह हैं वहाँ पे आप काम नहीं करा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बैन है। अगर किसी ने भी आपको कंप्लेंट कर दी चाइल्ड लेबर के अकॉर्डिंग, तो आपको सजा होने की पूरी गारंटी है। अब है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
ये 25 से 28 तक है। ट्वेंटी फाइव क्या कह रहा है आपका? फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को आप फ्रीडम में जो है प्रोफेस करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको प्रोपोगेट करिए, ठीक है। तो किसी भी रिलीजन को फ्री में जो है फ्रीडम है आपको प्रैक्टिस करने की, कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। इसमें आपका जो आर्टिकल 26 है वो क्या कह रहा है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपका रिलीजन को लेके मान के चलिए कोई भी बात है तो उसे आप बड़े ही आसानी से मैनेज आप कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई जो है इंटरफेरेंस इतना नहीं रहेगा। लेकिन वही वाली बात आ रही है कि जितनी भी फ्रीडम आपको मिल रही है सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड ना जाए। इसके अलावा जो आपका 27 है वो कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है, तो आपका किसी भी तरह का टैक्स नहीं लग सकता। जैसे आपने देखा होगा मुगल टाइम में टैक्स लगता था, हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग टैक्स लगा करता था आपका। जैसे मान के चलिए आप अगर हिंदू अपने किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाह रहे हैं तो उनको टैक्स अलग से देना पड़ता था। मुस्लिम अगर अपने किसी अलग से जो है अपनी पवित्र जगह या तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 28 है आपका फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और वर्शिपिंग certain educational institution। आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को जो है फ्रीली में जो है अटेंड कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरह की पूजा वगैरह कुछ भी होती है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, करें तो कोई बात नहीं, हर तरह की फ्रीडम आपको गिवन है। तो इसमें आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इतना ही है। मतलब आप अपने रिलीजन को किसी भी तरह प्रोपागेट करिए, मतलब फैलाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए अपने रिलीजन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें रिलीजियस अफेयर्स मतलब अपने आपके धर्म के अकॉर्डिंग जैसे कोई भी काम है या कोई भी मैनेजमेंट है तो वो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, और टैक्स वगैरह आपको कोई पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 28 जो है वो क्या कह रहा है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को या फिर आप कोई भी वर्शिप वगैरह होती है तो फ्रीली आप उसे अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब आपका आया 29 पे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। और 30 में आपका क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज
to establish and administrate educational institution. ठीक है। 29 क्या कह रहा है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। मैंने माइनॉरिटीज आपकी जितनी भी होगी ना, जो जिनकी पॉपुलेशन कम है, जैसे आपके जैन हो गए, पारसीज हो गए, आपके बुद्धिज्म हो गए, आपके पंजाबी सिख कम्युनिटी हो गई आपकी, और मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, तो ये लोग अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरी इनको फ्रीडम है। इसके अलावा 30 ये कहता है कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासनिक तरीके से अपने तरीके से चला सकते हैं और उसको स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट भी जब इनको एड देगी ना, ये जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जब उनको एड देगी तो वो भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के बेस पर गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, अपने इंस्टीट्यूशन खोल भी सकते हैं, उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं और उसे स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका कल्चर और एजुकेशन राइट्स का था। इसके अलावा अब आ रहा है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 है आपका। इसमें क्या है आपका कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का जो हनन हुआ है, तो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट जो आपको वायलेट हुआ है, या फिर आपका किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसीलिए इसको रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला गया। रेमेडी का मतलब अगर हिंदी में देखें ना, तो रेमेडी का मतलब उपचार होता है। बेसिकली क्या होता है? उपचार। तो उपचार ही तो है। अगर आपके किसी अधिकार का हनन हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए डायरेक्ट। इसके अकॉर्डिंग कई सारे रिट्स आपको मिले हुए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक क्लास का काम नहीं है। रिट्स को जो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है। एक तो है आपका हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस, सर्टियोरी, ठीक है, प्रोहिबिशन, और कौन सा है आपका? एक और है आपका इसमें क्वा वरेंटो। ठीक है। तो ये 5 हैं आपके, ये 5 रिट्स है। इनको एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये सारे बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है काफी पढ़ने में। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं जो आपको मिलेंगे। जैसे प्रोविजन में है, मान के चलिए किसी लोअर कोर्ट ने कोई लॉ जारी कर दिया, तो जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे मना कर सकता है कि नहीं, किस अथॉरिटी पे आप जो है उसको बिल्कुल कैंसिल, उसको बिल्कुल कर दिया कि नहीं, ये नहीं लागू हो सकता। तो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एक क्लास में पॉसिबल भी नहीं है ये। मेन अभी आपके फंडामेंटल राइट्स ही थे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे फंडामेंटल राइट्स से। इसीलिए अभी आप फंडामेंटल राइट्स पर फोकस करिए। रिट्स पर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा डिटेल में कम पूछे जाएंगे। ये फिर यूपीएससी लेवल पर ही जाएगा आपका। और बाकी अगर नॉर्मल लेवल का एग्जाम है तो बस रिट्स को इतना समझ लीजिए कि तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर ही आ रहे हैं। बाकी इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हमें क्या देखना है? प्रेम्बल देखना है आपका, जो आपका थोड़ा सा रह गया था। और आपका डीपीएसपी, डायरेक्टर
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका अगली क्लास में। और ये फंडामेंटल राइट्स थे। मुझे लग रहा है कि जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो बहुत बेहतरीन समझाया है, और कई सारे आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी बताए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, जिस भी आप